Good morning, students. Once again, I am here before you with a new topic for class 9 in history. Dear students, I am fine and I pray to God that all of you will be fine. In this adverse condition, dear students, अक्सर मैं वक्त की नज़ाकत की बात मैं करता हूँ अपने क्लास में या असेंबली एड्रेस करते समय। ये वक्त भी अजब चीज़ है। दुनिया में सिकंदर कोई नहीं, बस वक्त सिकंदर है। जब सिकंदर विश्व विजयी की चाह में निकला और उसके जब प्रारंभिक दूसरे देशों की जीतने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो ऐसा लगता था कि यह दुनिया का अकेला ऐसा इंसान है जो बिना विश्व को विजयी किए नहीं रुकेगा। लेकिन दुर्भाग्य से वह मात्र 33 वर्ष की अवस्था में विश्व के कुछ भागों को जीतते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ। लेकिन इस थोड़े से काल में ही इसने अपनी जिंदगी की छाप छोड़ दी। तो जब वक्त सिकंदर के साथ था, वह विश्व को जीतने चला। और आपको मैं बता दूं कि सिकंदर की मृत्यु भी ऐसा माना जाता है कि टाइफाइड से हुआ था और भारत से लौटने के क्रम में ही हुआ था। मतलब आज खुद एक वायरस पूरे विश्व को प्रभावित किया है और यही टाइफाइड का वायरस जो भारत से लौटते समय बेबीलोन में मृत्यु हुई थी सिकंदर की, एक वायरस के चलते। तो दुनिया में सिकंदर कोई नहीं, बस वक्त सिकंदर है। जिसके साथ वक्त होता है वह प्रसिद्धि को पाता है और जब वक्त उसका साथ छोड़ देता है तो वह मिट्टी में मिल जाता है। इसीलिए किसी ने सच कहा कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है और थोड़े से जख्म को नासूर बना देता है। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, थोड़े से जख्म को नासूर बना देता है। कौन चाहता है अपनों से जुदा होना, पर वक्त सबको मजबूर बना देता है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो हम क्लास में एक दूसरे से रूबरू होते थे उसकी तो मज़ा अलग है, उसकी मज़ा अलग थी। लेकिन सब वक्त का तकाजा है, इस पर किसी का जोर चलता नहीं है। मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। तो वक्त होता है। आइए, योर टुडेज टॉपिक इज द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। योर book page number is 22. 22 is your page number of your today's topic, the revolution and everyday life. Revolutions refers to the 1789 French Revolution, and after what was the condition of the French people in everyday life, मतलब क्रांति और वहाँ के लोगों के ज़िंदगी में कैसे बदलाव आए, क्या बदलाव आए, आज का एक टॉपिक है। आई वांट टू रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ यू शुड ओपन पेज नंबर 22 एंड यू हैव टू स्टडी ऑफ हिस्ट्री, स्पेशली to take a book aside you and open
and watch and listen both. Now, the revolution and everyday life. Here, can politics change the clothes we people wear? कहता है कि क्या राजनीति हम लोगों का जो लिबास है, परिधान है, पोशाक है, उसको बदल सकता है? द लैंग्वेज दे स्पीक, हम लोग जो भाषा बोलते हैं, क्या राजनीति उससे बदल सकता है? और बुक्स दे रीड, जो पढ़ते हैं किताब, उससे भी बदल सकता है? इफ़ यू वांट टू ट्राई द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, you will get the answer that this is right. राजनीति भी पोशाक को बदलता है। अभी आप 9 क्लास में हैं, 10 में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे, या ऐसे भी इफ़ यू want to open the pages of Indian history, you will get answer that Mahatma Gandhi when started non-cooperation movement, all the patriots, freedom fighters और nationalists started the wear khadi. और इसीलिए आज भी जितने भी लीडर्स हैं इंडिया में कुर्ता पजामा या जो वाइट खादी का ड्रेस है पहनता है, ये उसी समय से यह प्रक्रिया प्रारंभ हुई, इसके पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो यदि आपको राजनीति क्या कपड़ा जो हम लोग पहनते हैं, क्लोथ, पोशाक को बदल सकता है, तो यस, भाषा को भी बदल सकता है। और जैसे दक्षिण भारत की जो आंध्र प्रदेश का जो निर्माण हुआ 1953 में, पता होगा, भाषा के आधार पर ही हुआ। तो और बुक्स, ये सबको वह बदल देता है पॉलिटिक्स। द ईयर्स फॉलोइंग 1789, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद 1789 के बाद इन फ्रांस में सा मेनी सच चेंजेज, बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। वर्ल्ड ने देखा बहुत सारे बदलाव इन द लाइफ्स ऑफ मेन, वुमन एंड चिल्ड्रन, मर्दों के, महिलाओं के और बच्चों की ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आए आफ्टर 1789 और आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, जो सरकार बनी थी आफ्टर द रिमूवल ऑफ द लुई 16 और द मोनार्क ऑफ द फ्रांस, जो सरकार बनी, टुक इट अपॉन देमसेल्व्स टू पास लॉज, बहुत सारे कानून पारित किए, दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, जो सारे नियम कानून में एक कॉमन चीज़ होती थी, वो थी लिबर्टी, आज़ादी, एंड इक्वलिटी, समानता, इनटू एवरीडे प्रैक्टिसेस, ज़िंदगी के सारे ऐसे जो कार्य होते थे उनमें सब जगह यह झलकता था, सबके लिए आज़ादी। ऐसे भी आपको पता होगा, द मेन थीम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज द इक्वलिटी, लिबर्टी एंड द फ्रेटर्निटी। तो ऐसे सारे कानून बनाए गए जिसमें यह झलकता था, लिबर्टी, सबको आज़ादी, और इक्वलिटी, सबको समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये जो दिस वे द मेन चेंज इज लिबर्टी एंड इक्वलिटी। बट वन इम्पोर्टेंट law that came into effect soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789, समर 1789 में जो बास्तिल पर धावा हुआ, बास्तिल पर अटैक हुआ, उसके बाद जो सबसे बड़ी बदलाव देखने को मिली वो बदलाव थी द एबोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप को हटा दिया गया। सेंसरशिप आप समझते होंगे, सेंसरशिप किसी भी गवर्नमेंट का एक हिस्सा होता है जिसका काम होता है मूवी, मैगजीन्स, बुक्स को पहले उसी के द्वारा चेक किया जाता है और यदि वो पास करता है तब वह मार्केट में या पीपल के पास ऐसे सारे मटेरियल्स आते हैं। तो लुई 16 के समय में
लुई 16 के लोग या लुई 16 खुद यह काम करता था। वैसी बुक जो कंट्रोवर्सी होता था उसे वह पास नहीं करता था। वैसे मैगजीन्स, वैसे न्यूज़पेपर, वैसे प्लेज, वैसे ड्रामा, वैसे मूवीज को पास नहीं किया जाता था जिसमें लोगों के द्वारा प्रोवोकेशन होता था, प्रोवोक किया जाता था, सरकार की क्रिटिसाइज, सरकार की निंदा की जाती थी, राजा की निंदा की जाती थी। ऐसे मटेरियल्स को पास नहीं किया जाता था और लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी। तो 1789 के बाद सबसे बड़ा जो बदलाव आया वो आया द एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। अब सेंसरशिप ख़त्म कर दिया गया। इन द ओल्ड रिजाइम, राजा के काल में, ऑल रिटन मटेरियल्स, जो सारे जो लिखे हुए मटेरियल्स होते थे, बुक्स, मैगजीन्स सारे, एंड कल्चरल एक्टिविटीज, जो फेस्टिव प्रोसेसन्स होते थे, गैदरिंग वगैरह जो होता था, जुलूस जो होते थे, ऐसे सांस्कृतिक कार्य जो होते थे, ऐसे को बंद कर दिया गया था। जैसे बुक्स, न्यूज़पेपर्स, प्लेज, जिसको मूवी ड्रामा कह सकते हैं, कुड बी पब्लिश्ड, यह तभी पब्लिश होता था और परफॉर्म्ड, दिखाया जाता था, ओनली आफ्टर दे हैड बीन अप्रूव्ड बाय द सेंसर ऑफ द किंग। राजा के विभाग, राजा के द्वारा, राजा के जो मिनिस्टर्स होते थे उसने जब अप्रूव वे करते थे, उसके बाद ये सारे चीज़ मार्केट में आते थे। और नो डाउट जो राजा के बारे में क्रिटिसाइज होगा वो सेंसर पास नहीं करता था। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ मार्केट में नहीं आ पाते थे जिसमें राजा की शिकायत या उसकी क्रिटिसाइज, निंदा की जाती थी। तो नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, आपने पीछे पढ़ा, द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड बाय, डिक्लेयर्ड बाय ओलंप द गुज और रेवोल्यूशनरी वुमन के द्वारा यह डिक्लेयर्ड किया गया था। तो जब राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन का जो डिक्लेयर्ड किया गया, प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसमें बताया गया कि सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा, एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बोलने की स्वतंत्रता जब सबको दिया गया, तब टू बी ए नेचुरल राइट, यह सबका जो है सो प्राकृतिक अधिकार होगा, जब यह बात कहा गया, तब न्यूज़पेपर्स, पम्पलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स, ये सारे जो मटेरियल पहले से जो बैन जिस पे लगे थे, सारे ये मटेरियल्स फ्लडेड द टाउन, इन सब की शहर में बाढ़ आ गई। मतलब चारों तरफ मार्केट में अवेलेबल हो गए, ये सब सारे चीज़ अवेलेबल हो गया। एंड फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड, जहाँ फिर शहर से वह बड़ी तेज़ी से गांव में यह मटेरियल्स सारे चीज़ जाने लगे, सबको अवेलेबल होने लगा। आफ्टर द एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप दे ऑल डिस्क्राइब्ड, और ये सारे मटेरियल्स में यह वर्णित होता था, जिसमें वर्णन किया जाता था, एंड डिस्कस्ड, उसमें चर्चा होते थे, द इवेंट्स, घटना के बारे में, एंड चेंजेज टेकिंग प्लेस इन फ्रांस, की फ्रांस में कंटेम्प्रेरी, उस समय तत्काल में, रिसेंट में कौन सी घटना घट रही है, ये सब इन मटेरियल्स में लिखे जाते थे और लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंच जाता था। और फ्रीडम ऑफ द प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब था, अल्सो मींट दैट अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड, जो लोग अपने मन की अभिव्यक्ति, अपनी मन की भावना को जो व्यक्त करते थे, वह बड़ी आसानी से न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स में लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंच जाया करता था। पीछे आपने पढ़ा, व्हाट इज द रोल ऑफ फिलोसफर्स in the French revolutions, like the Jean-Jacques Rousseau wrote book Social Contract, John Locke wrote book Two Treatises of Government, same like Montesquieu wrote the book The Spirit of Laws. These books provoked, ignited the mind of the French people, and then French people started the revolution.
It means you can think, you can judge that whatever the role of written materials, whatever the role of written materials, यदि बुक्स नहीं होते, ये फिलोसफर्स नहीं होते, तो शायद फ्रांस की क्रांति नहीं होती। ये नेपोलियन बोनापार्ट ने भी कहा कि यदि फ्रांस में रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। तो 1789 के बाद ये सारे मटेरियल्स ओपन मार्केट में अवेलेबल हो गए। शहर में तो थे ही, गांव में ही यह अवेलेबल हुआ और सारे लोग बड़ी आसानी से ऐसी चीज़ों को पढ़ने लगे। ईच साइड शाउट टू कन्विंस द अदर ऑफ इट्स पोजिशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट, प्लेज, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेसन्स। चाहे प्रिंट किताब के माध्यम से हो, चाहे प्लेज मूवीज के माध्यम से हो, सॉन्ग्स के माध्यम से हो, एंड फेस्टिव प्रोसेसन, उत्सवी जुलूस वगैरह, जैसे इंडिया में भी गणेश चतुर्दशी वगैरह जो मनाए जाते हैं, बापा मोरियारे आदि आदि, जो देखते हैं कितनी भीड़ भाड़ होती है रामनवमी वगैरह में। तो ऐसे चीज़ पहले सारे बैंड थे, ये सब अब फ्री हो गए, लोग मिलने जुलने लगे, फेस्टिव प्रोसेसन में आने जाने लगे। तो ऐसे जो मटेरियल्स, ऐसे जो चीज़ थे लाइक द प्रिंट, प्लेज, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेसन्स अट्रैक्टेड, बहुत लोगों को आकर्षित किया। लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग इसकी मज़ा स्वाद लेना स्टार्ट कर दिया। जो पहले से बैंड था, लोग आते जाते नहीं थे। यह एक मिलना जुलना एक माध्यम भी था। दिस वॉज वन वे दे कुड ग्रास्प एंड आइडेंटिफाई विथ आइडियाज। ऐसा करने से लोग फेस्टिव प्रोसेशन में आने जाने से लोग एक दूसरे से मिलने लगे, गले मिलने लगे, आइडियाज़ शेयर करने लगे, डिस्कस करने लगे मुद्दों पर, इशूज पर, तात्कालिक जो क्या क्या प्रॉब्लम थे उसको हटाने की बात होने लगी। मतलब ये सारी चीज़ जो बहुत दिनों से बैंड थे, ये सब फ्री कर दिए गए और वहाँ के लोग बड़ी स्वाद चख रहे थे इन सब तरह के आज़ादी का। सच एज लिबर्टी, आज़ादी का मज़ा ले रहे थे, और जस्टिस, न्याय का मज़ा ले रहे थे। दैट पॉलिटिकल फिलोसफर्स रोट अबाउट, ऐसे चीज़ें जो पहले फिलोसफर्स अपने बुक के माध्यम से लिख चुके थे, वे उनके ज़िंदगी में सही साबित हुए। ये कभी पढ़ा करते थे बुक में कि काश ऐसा होता, लेकिन जब रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ तो उनको लगा कि नहीं, ये क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन ये सब हकीकत था। विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि क्या ये सब सही हो रहा है, लेकिन ये सही था। तो लेंथ इन टेक्स्ट विच ओनली ए हैंड फुल ऑफ एजुकेटेड पीपल कुड रीड। पहले कुछ खास तरह के लोगों के पास ही बुक्स या ऐसे मटेरियल होते थे जो पढ़े लिखे होते थे, लेकिन आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन ईच एंड एवरी फ्रेंच पीपल हैज ए newspaper, magazines, books written by philosophers and all written materials, सबके पास ऐसे मटेरियल पहुंच गए। तो आपने आज देखा कि कैसे क्रांति के पहले उनका जीवन कैसे प्रतिबंधित था, और जब क्रांति हुई और जिस थीम को लेकर क्रांति की गई थी, द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट के द्वारा, चूँकि वही डिप्राइव्ड थे इस राइट से, सारे जो इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, उनको कुछ था नहीं, तो उनको जब ऐसा आज़ादी, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सारी चीज़ उनको मुहैया करा दिया गया। और बीच में हम कुछ एक पेज छोड़ दिए थे, बहुत इम्पोर्टेंट है, पेज नंबर 12। यहाँ आप देखेंगे रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स, आप देखिएगा यहाँ पे रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स, यहाँ पे बहुत सारे हैं, 6-7 है। इसको मैं थोड़ा थोड़ा आपको मैं बता दे रहा हूँ। इसे भी आपको नोट कॉपी में फिगर नहीं बनाना है, ऐसे ही लिख देना है। सिंबल, एक तरफ सिंबल लिखना है और एक तरफ मीनिंग लिखना है। ऐसे मैं इसे आपको व्हाट्सअप करूँगा, लेकिन ऐसे
ये आप देख सकते हैं यहाँ। एक तरफ आपका है सिंबल और एक तरफ है आपका मीनिंग। जैसे पहला है द ब्रोकन चेन। तो ब्रोकन चेन का मतलब होता है ए ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। जो पहले स्लेव होते थे उनको यह हथकड़ी पहनाया जाता था, जब ये आज़ाद हुए तो ये हथकड़ी टूट गई। तो ब्रोकन चेन मीन्स लिबर्टी। सेकेंड द बंडल ऑफ रोड्स ऑफ फेसेस। मतलब जैसे आपने पढ़ा है कि एक लकड़ी आसानी से टूट जाया करता है, लेकिन यह लकड़ी का यदि बंडल बना दिया जाए तो यह नहीं टूटता। वही है द बंडल ऑफ रूट्स ऑफ फेसेस, इट मीन्स यूनिटी इज स्ट्रेंथ। सेकेंड है द आई विद इन ए ट्रैंगल रेडिएटिंग लाइट। एक ट्रैंगल में आँख से रोशनी, इसका मतलब है कि अज्ञानता गया। इट मीन्स क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता के बादल छट गए और अब ज्ञान आया, नॉलेज आया। स्क्रिप्चर्स, नेक्स्ट एक्सप्रेस राजदंड। राजदंड जो होता था सिंबल ऑफ रॉयल पावर। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फ्रॉम ए रिंग। एक सांप अपने गोला होके अपने पूंछ को खुद काटते हुए दिखाया गया। इट मीन्स सिंबल ऑफ इटर्निटी, मतलब निरंतर, इंडलेस, समाप्ति नहीं। ए रिंग हैज नाइदर बिगिनिंग नोर एंड, जिसका कभी समापन न हो, जो आजीवन चलता रहे, निरंतर। रेड फ्रीजियन कैप, आपने पढ़ा होगा खुलात के द्वारा। तो रेड फ्रीजियन कैप स्टैंड्स फॉर लिबर्टी। ब्लू वाइट रेड, इट मीन्स द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस डिक्लेयर्ड बाय द फ्रेंच पीपल एज द फ्रेंच फ्लैग। ब्लू, वाइट एंड रेड। एंड द विंग्ड वुमन, पंखों वाली वुमन, इट मीन्स पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ। पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण, किसी भी मानव का एक पोर्ट्रेट करना, मानव को पोर्ट्रेट करना, एक किसी भी चीज़ को एक मानव का रूप देना, पर्सोनिफिकेशन होता है। तो कानून का रूप दिया गया द विंग्ड वुमन के रूप में। एंड लास्ट द लॉ टैबलेट, इट मीन्स इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो ये सब आपको मैं व्हाट्सएप करूँगा, तो इसे भी आपको लिख लेना है अपने कॉपी में। और मैं आशा ही नहीं, यह पूर्ण विश्वास है कि आप सभी बहुत मन से, मनोयोग से पढ़ रहे हैं, नोट कॉपी बना रहे हैं। बीच में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स का कॉल या व्हाट्सएप आता है, इनको प्रॉब्लम है, तो मैं उनको हेल्प करता हूँ। आप किसी को भी यदि किसी तरह का प्रॉब्लम आप महसूस करते होंगे तो एक बार ज़रूर मुझे कॉल करें या फिर व्हाट्सएप करें। आपकी जो प्रॉब्लम है उसे मैं दूर करूँगा, हर संभव प्रयास करूँगा कि आपके सारे जो प्रॉब्लम्स है उसको मैं दूर करूँ। इसी आशा के साथ कि आप आज का वीडियो एक बार पुनः बढ़िया से देखेंगे, एक दो बार देखेंगे, और जो असाइनमेंट मेरे द्वारा दिया जाएगा उसे बखूबी बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।